वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो ना देखा हो जो मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स पे और फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पे, काफ़ी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। उन सारे वीडियोस का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है। फिजिक्स जो है कह सकते हैं स्टार्टिंग न्यूटन से हुई है। हमारे फिजिक्स में जो है बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ मेजर रोल प्ले किया है, चाहे आप न्यूटन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, या फिर आपके बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे फिजिक्स की बेस हैं। तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट का नाम आता है न्यूटन। अब न्यूटन ने इतने क्रांतिकारी काम किए हैं हमारे फिजिक्स में कि मतलब फिजिक्स की दुनिया को उन्होंने बदल दिया एक तरीके से। अब वो रहे तो नहीं, बट फिजिक्स जो है हम लोग इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं किसी भी चीज़ों में। हमारी साइंटिफिक लाइफ जो है, साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ पाए हैं, उन सब का बेस हमारे जो है पुराने साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो आपके लिए किया है, मतलब जो डेवलपमेंट, जो रिसर्चेस की हैं, वो क्रांतिकारी रिसर्चेस हैं। अब उन्हीं में से है एक न्यूटन, जिनके लॉ को हम पढ़ेंगे। और ये लॉ हमारा इतना इम्पोर्टेंट है जो डे टू डे बेसिक लाइफ में भी हम इसे देखते हैं, बट हम ये काम करते रहते हैं, बट हम नहीं जानते कि ओरिजिन कहाँ से है, इस सब चीज़ों को इन्वेंट किसने किया है, बताया किसने है। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का बेसिक क्या है। आप न्यूटन्स लॉ से रोज मिलते होगे, मतलब लॉ से नहीं मिलते होगे, मतलब एक ऐसा काम दिन भर में करते होगे जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होता है, बट आपको नहीं पता है कि साइंस की कौन सी दुनिया, कौन से रूल, कौन सी धारणा से ये बातें आई हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ के लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने अपने मोशन के 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ था चेंज इन मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हो, एंड थर्ड लॉ था आपका एक्शन एंड रिएक्शन। 3 लॉ हो गए। पहला इनर्शिया मैंने लिख दिया, लेकिन पूरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा चेंज इन मोमेंटम, इसे आप कह सकते हो लॉ ऑफ फोर्स। एंड तीसरा है एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हिंदी में भी बता सकते हैं हम आपको। हिंदी में इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया को कहते हैं जड़त्व का नियम। इंग्लिश में चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग परिवर्तन का नियम। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग, संवेग परिवर्तन का नियम, या इसे आप बल का नियम भी कह सकते हो। और तीसरा है आपका एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम एक एक करके सारे लॉस को समझते हैं। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ये लॉ क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाइड। एक बार फिर से पढ़िए। अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाइड। मतलब कि एक बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। ठीक है, आप डेली लाइफ में आप ये चीज़ों को देखते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया को आप डेली अप्लाई करते होगे। आप मान लो बाइक से जा रहे हो, अब बाइक क्या है? आपकी स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है, बट आपको अगर उसे रोकना है, उस मोशन से में जो बाइक है, उस बाइक को अगर आपको रोकना है तो आप ब्रेक मारोगे, तभी वो बाइक रुकेगी। ठीक है, तो वो ब्रेक मारना आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने उस बॉडी पर, यानी कि उस बाइक पर लगाया, उसकी स्टेट चेंज होने के लिए। अब स्टेट चेंज होने के लिए क्यों? स्टेट क्या है? वो मोशन में है। ठीक है, स्टेट चेंज करना चाह रहे हो मतलब कि आप उसे रेस्ट में लाना चाह रहे हो, मतलब आप उसे रोकना चाह रहे हो। आपने स्टेट चेंज होने के लिए एक बाहर से अलग से फोर्स लगाया है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। एंड यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। सिंपल लैंग्वेज में यही लॉ कह रहा है कि आप जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं लगाओगे, आपकी बॉडी
जो है रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी और मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगी, मतलब कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए। सिंपल सा ये लॉ है आपका, इसे आप डेली देखते हो डेली। अब आप एक और एग्जांपल देके मुझे बताना कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ पे यूज हो रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको किसी बॉडी का स्टेट बदलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको बाइक वाला दिया, एक एग्जांपल आप लोग अपने आप से बताइएगा और बताइएगा कि इसमें लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हो गई, अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। चलिए अब जल्दी से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जान लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, जो कि है न्यूटन का चेंज इन मोमेंटम। इसे हिंदी में कहते हैं संवेग परिवर्तन का नियम। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया, अब जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा लॉ कहता है कि अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को चेंज करें तो फोर्स के इक्वल आएगा। इसे आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स क्या होता है हमारा, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ मोमेंटम लॉ, यानी कि जो कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ये सोच रहे होगे कि ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा है, आपने पहले भी न्यूटन्स लॉ को पढ़ा है, मतलब वहाँ पे एक अलग सी चीज़ आपने पढ़ी है और वो चीज़ आपकी ये है कि F = ma, बट ऐसा नहीं होता है। ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है बट डेराइव फॉर्म है, एक्चुअल लॉ हमारा यही है। अब आप न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को इस तरह से डिफाइन करोगे, ना कि इस तरीके से। ये हमारा डेराइव फॉर्म है, इसीलिए तो इस लॉ को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम लॉ, और कह सकते हैं फोर्स लॉ, बट ये नहीं कह सकते आपका। अब यहाँ पे इसे एक्सेलरेशन लॉ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे ए आ रहा है तो एक्सेलरेशन कह दें, नहीं, ये आपका चेंज इन मोमेंटम लॉ है। तो इसे आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बाकी चीजें आपकी वैसे ही हैं, F वेक्टर F = d/dt, बट वेक्टर P को हम लिख सकते हैं m वेक्टर v, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का कि हम जब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे वेक्टर P के जगह पे हमने रख दिया mv। अब वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मास हम जब न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो वहाँ हम ये मानते हैं कि न्यूटन्स लॉ में हमारा मास जो है कांस्टेंट होता है। तो मास अगर कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लिए डेरिवेशन से, यानी कि ये dy/dt क्या है आपका, ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो इस डिफरेंशिएशन से हमने बाहर निकाल लिया। अब dv/dt, अब dv/dt हमारा क्या शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। और आप सभी जानते होंगे कि चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन को शो करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F = अब m तो बाहर है, dv/dt को हमने लिख दिया वेक्टर a। वेक्टर a मतलब एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा आ गया वेक्टर F = ma। ठीक है, तो ये हमारा डेराइव फॉर्म होता है, एक्चुअल फॉर्म हमारा ये होता है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ की। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि कंडीशन 1 अगर हम बनाएं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दें। अगर आपसे कोई कहे कि न्यूटन सेकेंड लॉ से आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करो, तो आप यही कहोगे कि बस न्यूटन के सेकेंड लॉ यानी कि F = ma में हम एक्सटर्नल फोर्स को अगर 0 कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0, यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। ये रिलेटेबल है आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए अब जल्दी से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप उतना ही डेली लाइफ में देखते हो जितना कि लॉ ऑफ इनर्शिया को देखते हो। किस तरीके से अभी पता चलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा है एक्शन एंड रिएक्शन का, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन एंड रिएक्शन,
अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके हर वो एक्शन के पीछे एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है दूसरी बॉडी का, ठीक है। इसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 इक्वल होगा माइनस ऑफ F21, मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर भी उतना ही फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस शो करता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब आप लोग सड़क पे चलते हो, मतलब जब भी आप चलते हो तो आप आगे कैसे चलते हो, मतलब अपने पैर जब आगे आगे बढ़ाते हो तो आगे चलते हो, तो आप इतनी इजीली आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो कि आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि आपने बस हल्का सा पैर को उठाया, आगे बढ़ाया और आप चले गए। आपकी जो अर्थ है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है जिसकी मदद से आप जो है आगे बढ़ पाते हो। आप जितना ही अपनी अर्थ को पीछे ढकेलते हो आगे चलने के लिए, उतना ही ये अर्थ वो जमीन आपको आगे करती है ताकि आपका बैलेंस बराबर हो सके, मतलब कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इक्वल हो सके। तो दोनों ही जो है इक्वल फोर्सेस लगाते हैं, बट फोर्सेस क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर आप नॉर्थ लगाओगे तो अगला क्या लगाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ, साउथ में वो फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से न्यूटन के तीनों लॉ को हमने कवर अप किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और न्यूटन्स के लॉ के बारे में जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।